नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, बिहार में इस समय सिर्फ जाति की बात हो रही है। जातिगत जनगणना की जब रिपोर्ट आई और जब वो विधानसभा में रखी गई तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कुछ कह रहे थे उस रिपोर्ट पर, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और उन्होंने जीतन राम मांझी को काफी कुछ कह दिया। यहाँ तक कह दिया कि उन्हें सीएम बनाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी और तू तड़ाक भी कर दिया। उसके बाद तो लगा कि बिहार के सियासी गलियारे में एक भूचाल सा आ गया कि नीतीश कुमार ने दलित का अपमान किया है, और ये बात पूरे सियासी गलियारे में न सिर्फ बिहार में बल्कि बाहर भी फैली। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में इस घटना का जिक्र किया और नीतीश कुमार के बयान की आलोचना की। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार ने जाने अनजाने, जानबूझकर या गलती से एक तरफ जहां पे जीतन राम मांझी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे, उन्हें एक बार फिर से हीरो बना दिया और एकाएक ऐसा लगा कि पूरा दलित मांझी के पीछे खड़ा हो गया है। क्या स्थिति है? अभी इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी है। चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंदन जी, आपने पिछले दिनों जिस जी। तरह के घटनाक्रम को देखा और उसके बाद आप ऐसा लग रहा कि जीतन राम मांझी जो इस बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अपनी जमीन तलाश रहे थे, अचानक से नीतीश कुमार के एक स्टेटमेंट ने उन्हें फिर से स्ट्रीम लाइन में लाके खड़ा कर दिया और ऐसा लगा कि वो पूरा दलित जो है वो उनके पीछे खड़ा हो गया। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी की जो राजनीति है उसको संजीवनी दे दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। और जाने-अनजाने में हो या कह सकते हैं कोई तनाव में हो, लेकिन उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया उसके उसके विरुद्ध मांझी जी ने लगातार लोकतांत्रिक परंपरा का ही पालन किया। दरअसल जब जब कोई सत्ता में होता है तो उसके सबसे बड़ा आईना विपक्ष होता है। और मांझी जी सिर्फ ये कह रहे थे कि ये जो सर्वे हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ है, बहुत लोगों के पास नहीं गया। ऐसा शिकायतें कई लोग सभी जाति के लोगों ने कहा कि मेरी जाति की संख्या कम है। तो ये इस बात को कह रहे थे और इस बात के कहने पर वो थोड़ा बायस्ड हो गए और उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो कहीं न कहीं एक आम आदमी को प्रभावित किया और ख़ास करके दलित वर्ग को कि कहीं एक एक चेहरा कहीं नव सामंतवाद का तो नहीं उदय हो रहा है जो तू तड़ाक की भाषा कर रहा है। और मांझी जी को एज और तब मिल गया जब मांझी जी को के बातों को लेकर के प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की एक सभा में स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो इंडिया गठबंधन है और उसके साथ में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ये दलितों का अपमान करते हैं, अहंकारी हो गए हैं। और कहीं न कहीं ये मांझी जी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जैसे आज वो धरना पर बैठ गए या इसके बाद भी जो विरोध की प्रक्रिया की, उसमें भाषा का बहुत संयमी इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि केवल मांझी के वर्ग में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण दलित वर्ग यह सोचने को विवश हो गया कि क्या यह सचमुच मांझी का अपमान है या दलित का अपमान है। इस पर मंथन शुरू हो गया और यही एक बात है जिसके कारण अब नीतीश जी लगातार मीडिया से दूर हो रहे हैं, कुछ भी बचने से बच रहे हैं। चाहे वो पावापुरी में महोत्सव हो, चूँकि आज एक कार्यक्रम है उसमें भी उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्हें खुद पर अब विश्वास नहीं है, क्योंकि वो एक आम आदमी नहीं है, वो एक विशिष्ट आदमी है और उनका आचरण बहुत अनुकरणीय रहा है। वो सुशासन बाबू रहे हैं। लेकिन ये क्या कह सकते हैं, इसको अनफॉर्च्यूनेट कह सकते हैं कि नीतीश जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह उनके न जुबां पे सेट करता है, न उनके व्यक्तित्व पर सेट करता है। लेकिन जो घटना घट गई उसके विरुद्ध तो गोलबंदी तो ज़रूर होनी शुरू हो गई है। वह भी तब जब अभी भी भाजपा का पक्ष जो है दलितों को लेकर मजबूत है। इनके साथ जनक राम जी हैं जो बसपा की राजनीति किए हैं, चिराग पासवान है इनके पास में, पशुपति पारस इनके पास में है। तो ये एक कहीं न कहीं मजबूत कड़ी नीतीश जी ने भाजपा को थमा दिया है। देखिए, जाहिर सी बात है चंदन जी, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह का स्टेटमेंट आया और जिस तरह का माहौल बना, दलित के अलावा जो एक उनकी एक साथ में जो जातियां हैं, मुसहर और भुइयां, इन दोनों जातियों और उनके आस जो जातियां हैं उसको उन्होंने फिर से जागृत कर दिया है। जी, बिल्कुल। अब ऐसे कहने को तो मांझी जी का जो वर्ग जो है, वो 1 से 1.5% के पास में है। लेकिन कई बार होता है कि कार्य के अनुकूल कुछ जातियाँ आपस में मिल जाती हैं, जैसे बनिया में बहुत सारी जातियाँ हैं। उसी तरह से मुसहर, भुइयाँ, बेलदार, ये सबको जोड़ करके मांझी जी की जो राजनीति होती है, वो 5% की होती है। और यह राजनीति न केवल नॉर्थ बिहार में है, बल्कि वो साउथ बिहार में भी इसकी राजनीति चलती है। आपने देखा होगा ये
पूर्णिया के चुनाव में या फिर किशनगंज के चुनाव में भी मांझी जी को ले जाया गया था, क्योंकि वहां भी उनका वोट बैंक है। तो ये जो तमाम 3-4 जातियां जो मिल जाती हैं, तो एक 5% वोट, यानी कि 20% वोट का ये 5% मांझी जी के पास में है, और लगभग 6 से 7% की राजनीति चिराग पासवान करते हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक गैदरिंग हो गया है जो महागठबंधन के विरुद्ध खड़ा होता हुआ दिख रहा है। अब इस खाई को नीतीश कुमार जी या उनके सहयोगी किस तरह पाटते हैं, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो कहीं न कहीं दलित वोट जो है उनसे फिसलते हुए जा रहा है, सिवाय एक पॉजिटिव पॉइंट के कि नीतीश कुमार जी ने जातीय सर्वे करा करके आरक्षण को बढ़ा दिया है और 20% कर दिया है। ये एक उनके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन ये दलित अपमान और इस बढ़ते प्रतिशत को कैसे देखते हैं, ये आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। चंदन जी, देखिए जी। जिस तरह से अभी उनका जो स्टेटमेंट आया और उसके बाद जो राजनीतिक हालात बने, उसमें ऐसा लग रहा है और आरोप लग रहे हैं कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हो गए। आपको याद होगा कि 2007 में इन्होंने जब दलित और महादलित की चर्चा की थी, उस समय एलजेपी का कोर वोट बैंक था ये दलित। उस कोर वोट बैंक में भी एक तरह से उन्होंने सेंध लगा दी थी और उस समय एक झटका जो है वो एलजेपी को भी दे दिया था। जी बिल्कुल, तब की राजनीति का एकमात्र सूत्र ये था कि हम दलित और महादलित को अलग करेंगे, तो महादलित में जो जातियां शामिल होगी वो हम पर मेहरबान होगी, क्योंकि उसको आरक्षण का जो सुविधा मिलेगी, उसके अगर सीटों के बारे में जो सुविधा मिलेगी, सीट बंटवारे में लेकर के, तो महादलित नीतीश कुमार जी का समर्थन करते हुए दिखे होंगे। और आपको याद है कि रामविलास पासवान जी तब जीवित थे और लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे, और अंततः बाद में पासवान जाति को भी शामिल कर लिया गया था। तो एक राजनीति का एक कह सकते हैं तुरुप का पत्ता नीतीश कुमार जी चला था, क्योंकि वो एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे भाजपा के साथ में और महागठबंधन के विरुद्ध, जहां उन्हें माइनस यादव के साथ साथ दलित वोट को भी अपने आकर्षित करना था, और इसके तहत उन्होंने यह प्रक्रिया अपनाई और उसमें सफलता भी मिली। महादलित का बहुत समर्थन इन्हें मिला, जैसे अति पिछड़ा का मिला, पिछड़ा का बहुत कम मिला, तो उसी तरह से दलित का मिला, तो महादलित का ज्यादा समर्थन मिला नीतीश जी को। और नीतीश जी कई बार ये कह भी चुके हैं कि इस प्रक्रिया के बाद महादलितों में ये एनडीए की पैठ ज्यादा बनी है। चंदन जी, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कमेंट किया तेलंगाना में इस घटना के बाद, और उन्होंने जीतन राम मांझी के स्टेटमेंट जो नीतीश कुमार ने दिया उसकी तो आलोचना की साथ में, लेकिन उन्होंने रामविलास पासवान का भी जिक्र किया, उनके अपमान की भी चर्चा की। तो क्या प्रधानमंत्री का जो ये कमेंट था, जो ये स्टेटमेंट था, जो ये आलोचना की बात थी, तो क्या ये सिर्फ जिक्र भर था या फिर इसके आने वाले दिनों में इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं? क्या बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का कोई और प्लान है? जबकि अभी जो कास्ट सर्वे हुआ है उसमें दलित वोट बैंक तकरीबन 20% के आसपास है। जी, आपने गौर किया होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वक्तव्य दे रहे थे, तो उन्होंने शब्द ये इस्तेमाल किया था, इंडिया गठबंधन और जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार जी, वो दोनों दलित विरोधी हैं। यानी दलित वोट को पूरे देश भर में अपने पक्ष में करने की एक मुहिम शुरू की, जिसका थर्स्ट पॉइंट बिहार था। बिहार इसलिए भी है क्योंकि जब जदयू से जब ये अलग हुए हैं, तो इनके पास कागजी तौर पर वो महागठबंधन से वोट के आंकड़े में बहुत पीछे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के जाने के बाद अति पिछड़ा का अन्य जातियों का वोट भी महागठबंधन में जुड़ गया। उसके साथ वाम दल के लोग हैं, वही जुड़ाव हुआ, उसके साथ कांग्रेस के लोग भी हैं। तो आखिर भाजपा अगर महागठबंधन को टक्कर देने की स्थिति में हो, तो उसके पीछे दो ही रास्ता है, या तो अति पिछड़ा को मजबूत किया जाए या दलित को अपनी तरफ किया जाए। अति पिछड़ा की तरफ जाने के लिए सम्राट चौधरी ने 5% की घोषणा की ही कि हम आएंगे तो 5% और बढ़ाएंगे, और ये दलित कार्ड जो नरेंद्र मोदी जी ने खेला है सिर्फ इसलिए कि हम महागठबंधन के साथ टक्कर में रहे, क्योंकि ये 20% का वोट है। और इसलिए रामविलास पासवान जी का भी नाम लिया, इंडिया गठबंधन का भी नाम लिया, नीतीश कुमार जी का भी नाम लिया, ताकि इसका एक व्यापक प्रभाव पूरे देश में पड़े और दलित कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि भाजपा की तरफ मुड़ती हुई दिखे। ये उनकी कोशिश है। एक छोटा गोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नहीं था, ये पूरे देश स्तर पर दलितों को गोलबंद करने की स्थिति, न केवल बिहार में बल्कि इस तमाम राज्यों में। चंदन जी, देखिए जिस तरह के अभी राजनीतिक हालात है, बीजेपी अभी लोकसभा चुनाव में या फिर आने वाले दिनों में जो गठबंधन की जो स्थिति है, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ है। अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी को अब इन तीनों पार्टियों के साथ एक साथ टक्कर लेनी है।
अभी अति पिछड़ों को गोलबंद तो बीजेपी कर ही रही है। अब यादवों को भी अपनी तरफ लाने की कोशिश हो रही है। जाहिर सी बात है कि यादव सम्मेलन और बड़े पैमाने पे यादवों को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है और अब वो दलित वोट बैंक पर भी नजर है। यानी बीजेपी एक साथ कई प्लान पर काम कर रही है ताकि किसी भी मोर्चे पे उसे कोई परेशानी ना हो। देखिए, बीजेपी का तो एक नारा ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये जो आज जो गोवर्धन पूजा पर जो यादवों का जुटान हो रहा है और उसमें तमाम भाजपा के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय या फिर सांसद जो हैं अशोक यादव या ओम प्रकाश यादव या फिर नवल किशोर यादव, नंद किशोर यादव, रामसूरत राय, ये सब जुट के जो जुटान कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हम यादव वोट से खूब भाजपा को या एनडीए को अछूत नहीं रखें, क्योंकि एक बड़ा प्रतिशत है 14 दशमलव कुछ का। इसलिए सबका साथ सबका विकास के लिए यह एक कार्यक्रम जो है वो कहीं न कहीं मैसेज देता है कि हम अभी भी इसके साथ में हैं। और रही मुस्लिमों की बात, तो आपको ध्यान होगा अभी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जो अंसारी, जो मुस्लिम बैकवर्ड में आते हैं, उनके समुदाय के बीच किया जा रहा है। और जो मेरी जानकारी है, बिहार में भी अंसारी समुदाय के बीच भाजपा कार्यक्रमों के साथ जाना चाह रही है, ताकि सवर्ण का वोट जो बढ़ चुका है मुस्लिम का सवर्ण और ये बैकवर्ड में, उसमें हमारी पैठ हो। इसलिए वो अंसारी एक बड़ी जाति है, प्रभावशाली जाति है, उसके लिए भी कार्यक्रम बना रही है। तो भाजपा एन केन प्रकारेण महागठबंधन के साथ अपनी मजबूती से खड़ा हो सके, उसकी राह तलाश रही है। अब उसे सफलता कितनी मिलेगी ये तो आने वाला दिन बताएगा, लेकिन भाजपा का प्रयास निरंतर जारी है, मुस्लिमों को साधने के लिए, यादवों को साधने के लिए, अति पिछड़ा को साधने के लिए और दलित को साधने के लिए। और बाकी सवर्ण और बनिया जाति तो भाजपा के पक्ष में अमूमन रहते ही हैं। जी देखिए, जाहिर सी बात है कि दलित को भी साधने की कोशिश हो रही है और यादवों को भी साधने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सारी पार्टियों से मुकाबला है। अब सवाल ये है कि क्या जिस तरह से नीतीश कुमार ने स्टेटमेंट मांझी को लेके दिया, ये कोई पहला मौका तो था नहीं कि नीतीश कुमार ने किसी को साइड लाइन से सीधे मेन स्ट्रीम लाइन में उन्हें लाकर खड़ा कर दिया। आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर ऐसे नॉन पॉलिटिकल लोग हैं जिनको उन्होंने नेता बनाया। कई ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने स्ट्रीम लाइन में लाया, लेकिन जिनको वो लाए बाद में उन्हीं लोगों ने उनको कोसा। तो क्या ये माने नीतीश कुमार की आदत है या उनकी मजबूरी? देखिए, एक बड़ा ये कह सकते हैं कि मैंने एक दुर्भाग्य कह लीजिए नीतीश कुमार जी के साथ में, कि वो जब बहुत खुश होते हैं तो किसी किसी को अर्श पर चढ़ा देते हैं और जब नाराज होते हैं तो फर्श पर पटक देते हैं। आपको याद है जब जीतन राम मांझी जी को सीएम बनाया गया था, हालांकि उस समय कोई बहुत बड़ा उपकार उन पर नहीं किया गया था। जीतन राम मांझी बहुत पहले से मंत्री थे और इस नीतीश नीतीश जी के कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, इसलिए ज्यादा अनुभव उनको मंत्री का था, तो इसलिए मुख्यमंत्री बनाया। यह कोई बहुत न कह सकते हैं कि उनको बढ़ावा देने जैसा नहीं हुआ, लेकिन एक मैसेज देने में जरूर कामयाब रहे उसमें कि नीतीश जी ने उन सबों के बीच से, सवर्णों के बीच से या पिछड़ी जाति के नामवर नेताओं के बीच से मांझी को यह जिम्मेदारी दी। लेकिन हुआ क्या, उन्हें हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करा दिया और फिर आध धकेल के पटक दिया सदन में, जब उन्होंने कहा कि ये मेरा गधापन है, मेरी मूर्खता है, मैंने इसे मुख्यमंत्री बनाया। प्रशांत किशोर तक को भी उन्होंने कहा, जो उनके चुनाव 2015 के रणनीतिकार थे और बहुत ज्यादा जीत मिली थी उनको भी उपाध्यक्ष बनाया। अब जब उनसे मनमुटाव हो गया तो उन्होंने कहा अगर हम तो अमित शाह के कहने पर इसको उपाध्यक्ष बनाए थे और इसको तो एबीसीडी नहीं आता था, हमने इसको बताया। आरसीपी सिंह को भी, अरे वो तो मेरा अधिकारी था, मैंने उसे राजनीति में लाया, उसको कुछ क्या आता है। तो ये एक कह सकते हैं कि एक संयोग है कि वो जिसे उठा रहे हैं उसे पटक भी रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को तो कई बार लाया, कई बार हो गए और उनके बारे में भी नीतीश कुमार जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि भाई वो भाजपा के संपर्क में है, वो जहां जाना चाहते हैं जाएं। जी चंद्र जी, अभी मांझी के मन में, जीतन मांझी के मन में एक्चुअली क्या चल रहा है? जिस समय ये प्रकरण विधानसभा में हुआ, उस समय नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि वो बीजेपी से इसलिए सटे हुए हैं क्योंकि उन्हें राज्यपाल बनना है। हालांकि मांझी ने यह कहा कि उन्हें राज्यपाल नहीं बनना। तो क्या अगर उन्हें राज्यपाल नहीं बनना है तो क्या उन्हें राज्यसभा, उनके मन में राज्यसभा जाने की इच्छा है? एक बात तो देखिए स्पष्ट है कि जीतन राम मांझी आखिर महागठबंधन से अलग कब क्यों हुए। वो आपको याद होगा जीतन राम मांझी ने यह दबाव बनाया था महागठबंधन पे कि हमको 5 सीट चाहिए।
तो ये तो मांगने की एक प्रक्रिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के बोलते हैं, लेकिन महागठबंधन ने इनकी एक भी नहीं सुनी, इनकी बात को बिल्कुल अनसुनी कर दिया। नतीजा है कि ये भाजपा की तरफ आ गए, लेकिन भाजपा भी इन्हें 5 सीट देगी यह भी तय नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर भाजपा इन्हें राज्यसभा देती है, तो कि उन्होंने खुद कहा है कि मैं राज्यपाल बनना नहीं चाहता हूं, मैं एक सक्रिय राजनीति में रहना चाहता हूं, तो संभव है कि राज्यसभा में ले जाएं, और अगर कहीं भाजपा की सरकार केंद्र में बन गई तो इन्हें मंत्री पद भी मिल सकेगा। और यहाँ संतोष सुमन जी हैं ही कि अगर यहाँ कुछ उलट पुलट हुआ तो वो भी इनके एक मंत्रियों के नाम पर सूची में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य की राजनीति को साधने के लिए और अपने जीवन के अंतिम काल को केंद्रीय मंत्रित्व में लाने के लिए ये अभी एनडीए के साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन रही बात, ये तो केवल बात है, गल्प है, कोई इसका उदाहरण तो है नहीं, कोई इसके पक्ष में कोई खुल कर बोलता तो नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ लेन देन के साथ ही अक्सर पार्टियां या गठबंधन बदली जाती है। अब इनकी कितनी बात मानी जाती है, ये जब भाजपा में एनडीए में जुड़ने के पहले ये अमित शाह से भी मिले हैं, तो ये क्या बातचीत उन लोगों के बीच में हुई है। लेकिन एक अंदाजा ये है कि शायद वो राज्यसभा के साथ केंद्रीय मंत्री बनना चाहते हो। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक दलित चेहरा के साथ स्थापित तो अगर करना चाहेंगे तो बिहार का एक बड़ा चेहरा तो जीतन राम मांझी अभी बन ही चुके हैं, तो वो भी एक भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिखता है। सवाल ये है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि राज्यसभा जाने की भी इनकी इच्छा है, आप देखिए कि हाजीपुर जो सीट है उस सीट को लेकर रामविलास पासवान के जो भाई हैं पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे चिराग पासवान, दोनों आमने सामने, चाचा भतीजा आमने सामने खड़े हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि अगर हाजीपुर से लड़ने को लेकर या हाजीपुर सीट को लेकर अगर चिराग पासवान अड़ जाते हैं तो पशुपति पारस को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। इस बात की राजनीतिक चर्चा है। लेकिन अब सवाल यह है कि मांझी भी राज्यसभा चाहते हैं, अगर पशुपति पारस को भी राज्यसभा, तो क्या इतनी जगह बनती है अभी तक में? बिल्कुल। जगह की बात करेंगे तो कई बार आपने देखा होगा कि रामविलास जी को राज्यसभा भेजना पड़ा तो बाहर के स्टेट से गए वो। तो ये स्थितियां बन सकती है कि वो किसी बाहर के स्टेट के विधायकों की संख्या को देखते हुए उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि लोजपा के भीतर की जो लड़ाई है ना, वो लोजपा के भीतर ही सुलझ जाएगी। ये आने वाले दिनों में चिराग पासवान और पशुपति पारस मिलकर ही इसका निदान ढूंढेंगे, और यह दबाव भाजपा का होगा कि आप अपने मुश्किलों को, अपने मुसीबतों को आप खुद निपटाइए। कैसे निपटाएंगे ये आपके हाथों में है। भाजपा वहां मध्यस्थता करते हुए दिखेगी, और मुझे नहीं लगता है कि वो स्थिति पैदा होगी कि राज्यसभा जाने की बात हो सकता है कि अगर चिराग पासवान जी अपनी माता जी को लड़ाना चाहते हैं तो कोई और सीट भी उनके लिए मुहैया करा जा सकता है। लेकिन भाजपा यह दबाव उन्हीं पर छोड़ेगी कि आप कैसे मिलते हैं। जो मेरी जानकारी है वहां इस तरह का राज्यसभा और ये सब बातें नहीं है, क्योंकि भाजपा जो है अपने आप को उस मुश्किल में अपने आप को अलग रखना चाहती है और एक गाइड के रूप में काम करना चाहती है, और दोनों को बैठा के करना चाहती है कि आप दोनों कैसे एक होंगे ताकि इसका मैसेज बढ़ा जाए। अगर हम राज्यसभा भेज देते हैं, आपको हाजीपुर दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तनाव की स्थिति रहेगी। इसलिए आप लोग मिल करके इस समस्या का समाधान निकालें और एनडीए को मजबूत करें। मुझे लगता है इस दिशा में ज्यादा पहल होगी। जी चंद्र जी, एक आखिरी प्रश्न है। आपने जीतन राम मांझी के पूरे पॉलिटिकल करियर को भी बहुत ध्यान से देखा, कई पार्टियां बदला है उन्होंने। एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनके भीतर जरूरत से ज्यादा है, और खास करके जब मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कई बार उनको देखने को मिली है। उनके भीतर वंशवाद भी है, अपने बेटे को लेकर जरूरत से ज्यादा मोह भी है। पार्टी भी जो है या तो वो है, फिर उसके बाद या तो उनके बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या जीतन राम मांझी के का जो एम है, जो लक्ष्य है, उसमें कहीं ये मुश्किलें तो नहीं खड़ा करेगा? जी देखिए, एक बात तो तय है कि मांझी जी अति महत्वाकांक्षी हैं, और अति महत्वाकांक्षी के कारण ही वो महागठबंधन से अलग हटे हैं। 5 सीट लोकसभा सीट लड़ने की उनके एक तरह से कह सकते हैं वोट के अनुसार से उनका यह तकाजा नहीं है कि वो 5 सीटों पर सबल उम्मीदवार भी दे सकेंगे, लेकिन फिर भी वो अति महत्वाकांक्षी हैं। लेकिन उनमें एक सबसे बड़ी कमी है कि उनके सोच के दायरे में परिवार आता है। पिछले बार देख लें, विधानसभा चुनाव में खुद 2 सीट पर लड़े, एक अपनी समधिन को लड़ाया, फिर बेटा को लड़ाया, जबकि बहुत सारे लोग उनके पार्टी में थे, महाचंद्र सिंह, है ना, और
कई मंत्री अजीत जी भी थे, सब इसी कारण से छोड़ते चले गए और बाद में मांझी जी ने संगठन में भी किसी को बहुत बड़ा पद नहीं दिया, अपना अध्यक्ष पद से हटे तो फिर अपने बेटे को ही लाया। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें जो है बिहार की राजनीति को प्रभावित करती है कि मांझी जी सिर्फ़ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और अगर सीट एक का ज़्यादा मिला तो फिर वो अपने आस-पास के लोगों को देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका समझौता वहीं समाप्त हो जाता है जहाँ उनके घर की ज़रूरतें पूरी हो जाती है, विधायक का सीट मिल जाता है या फिर लोकसभा का सीट मिल जाता है, उसके बाद वो बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं रहते हैं। अभी भी जीतन राम मांझी जो अभी नीतीश कुमार से नाराज़ हुए हैं, वो सिर्फ़ इसलिए नाराज़ हुए हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा थी कि अगर नीतीश कुमार इस मुहिम में शामिल है, विपक्षी एकता के मुहिम में, तो उस बैठक में मुझे भी बुलाना चाहिए। और वो बार-बार नीतीश कुमार जी की कस्में खा रहे थे कि मैं उनका विश्वसनीय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उन्हें बैठक में नहीं बुलाया। इसे उन्होंने अपना अपमान समझा कि विपक्षी एकता की बैठक में मुझे नहीं बुलाया गया है। बाद में नीतीश कुमार जी ने इसका खुलासा भी किया कि दरअसल ये भाजपा की तरफ से काम कर रहे थे और मैं ऐसी बैठक में नहीं बुलाना चाहता था जो हमारे रणनीति को भाजपा तक पहुँचाए। तो ये भी कहीं न कहीं उस अति महत्वाकांक्षी मांझी जी को चोट पहुँचाने जैसी थी। देखिए इसलिए भी ज़ाहिर-सी मांझी जी बात अलग हुए। जी, ये सच है। जी, ज़ाहिर-सी जी। बात है कि आने वाले दिनों में अभी बहुत से घटनाक्रम बदलेंगे और मांझी जी के मन में क्या है, ये तमाम ऐसी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन साथ ही साथ इस दलित मुद्दे को लेकर बीजेपी का भी अपना एक प्लान है और वो तस्वीर भी बहुत जल्द सामने आएगी। फिलहाल इस चर्चा में हमसे बात की रमाकांत चंद्र जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।